आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं गुफ्तगू, एक ऐसा कार्यक्रम जहां एक से बढ़कर एक शख्सियतों से हम रूबरू होते हैं। हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और सबसे अहम होता है वो सीख जिससे वो आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, शख्सियत बने हैं। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं और विश्वास करिए आप मेरे साथ इस मुलाकात में अगर पूरा समय बने रहेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे शास्त्रीय संगीत एक जिंदगी, एक पूजा और एक तरीके से एक इबादत है। उसको जानने के लिए आपको जानना होगा पंडित अरविंद कुमार आज़ाद के जीवन को। उनके जीवन को जानें, उनसे तबले के विषय में जानें। देश के बहुत ही प्रख्यात तबला वादक हैं। ऐसा कोई बड़ा कलाकार नहीं है जिनके साथ में उन्होंने संगत नहीं की हो। और आज तबला बजाने वाला हर शख्स या जो तबले के की नई जनरेशन है, शिष्य हैं, वो उनको एक गुरु के तौर पर देखते हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले उनके जीवन पर ये बहुत छोटी सी एक झलक। बनारस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले पंडित अरविंद कुमार आज़ाद एक मारूफ तबला नवाज हैं। आपकी पैदाइश जमशेदपुर में हुई, जहां आपने अपने वालिद लाल बाबू प्रसाद से इब्तिदाई तालीम हासिल की। आपके वालिद लाल बाबू प्रसाद खुद एक मुमताज तबला नवाज थे। बाद अज़ां आपने पंडित जगदीश शंकर मिश्रा उर्फ लल्लू महाराज और तबला सम्राट पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जैसे असातिज़ा से तरबियत हासिल की। अरविंद कुमार आज़ाद ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ नामवर फनकारों के साथ महफिलों में शिरकत की। आपने सवाई गंधर्व महोत्सव, सप्तक संगीत समारोह और संकट मोचन सम्मेलन जैसे मशहूर मौसीकी मेलों में भी अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। अरविंद कुमार आज़ाद तबले की तालीम देने में भी सरगर्म हैं और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मुशीर और उस्ताद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप अपनी मेहनत और लगन के बास बनारस घराने के अहम नुमाइंदों में शुमार किए जाते हैं। पंडित अरविंद कुमार की फनकाराना सलाहियत का एतराफ करते हुए ऑल इंडिया रेडियो ने आपको टॉप ग्रेड से नवाजा है। साथ ही आपको आपके अभी तक के कामयाब सफर में कई नामवर एजाजात से भी सरफराज किया जा चुका है। तो आइए मेरे साथ स्वागत करिए पंडित अरविंद कुमार आज़ाद जी का। बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। आप सभी को, इस चैनल के गुफ्तगू के सभी सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को और आपको प्रवीण जी और इस पूरे डीडी उर्दू के सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए। और आपके साथ इस सभागार में बैठकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। पहला सवाल एक थोड़ा सरप्राइजिंग सवाल रखते हैं आपके लिए जी। अच्छा, ये बताइए, आप जब घर से निकलते हैं आज कार्यक्रम, आप अपने कुर्ते को माथे पर लगाकर निकलते हैं? बिल्कुल, ये आपने ये सवाल पूछना, देखिए एक किस्सा इससे याद आ रहा है कि बम्बई में हम बजा रहे थे पंडित राजन साजन मिश्र जी के साथ पद्म भूषण, और खासकर पंडित राजन भैया के कमरे में ऐसे ही गए, अगल बगल हम लोग रुके थे होटल में, तो कुर्ते को सर पे लगा के और तब पहन रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि भैया ये का कैला, ये क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हम भगवान से, बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना हो कि जब तक हम इस शरीर में रहें कुर्ता पहनने का सौभाग्य हमसे ना जाए। क्या बात है! ये बहुत बड़ी सीख थी मेरे लिए। कितना तगड़ा इमोशन है इसमें, मतलब बोलते हुए आप भी भावुक हो जा रहे हैं, जी। सुनते हुए मैं भी भावुक हो जा रहा हूं। तो हम भी जब आज ये धारण करते हैं तो ये सब आशीर्वाद है, ये सब आशीर्वाद है। अच्छा, ये तो आपके जो गुरुजी हैं किशन जी महाराज जी, मुझे याद है कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ था, उनको भी आपने यही करते हुए देखा था? जी जी, हमने अपने गुरुजी को देखा था, हम बहुत छोटे थे और वो उसको सर पे लगा के और एकदम जैसे कोई प्रार्थना कर रहे थे। वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं है कि हम अच्छा कुर्ता पहन, उसके पीछे बहुत विचार है। क्या बात है कि ये कुर्ता हमको फिर से कल पहनने को मिले, ये वस्त्र में हम फिर रहें, फिर लोगों के सामने जाएं, अपनी सेवा रखें, तो बड़ा ये अलग
फील होता है। ये म्यूजिक, खास तौर पर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है, उसको मैं देखता हूँ वो सीधे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है जी। और चाहे पंडित किशन महाराज हों, पंडित बिरजू महाराज हों, पंडित छन्नूलाल मिश्रा हों, सभी को मैंने कहते हुए सुना है कि, और मुझे सौभाग्य भी मिला इन लोगों से बातचीत करने का, जी, तो जी, मुझे बड़ा गौरवान्वित होता हूँ, और आज और ज्यादा गौरव का विषय है कि आप भी साथ में बैठे हुए हैं। तो ये बात मुझे एक बताइए कि वो कहते हैं कि जहां पर गायन वादन होता है वहां पर ईश्वर उपस्थित होते हैं। बिल्कुल। और क्या आप इसको अनुभूत करते हैं, आपका अनुभूत सत्य है, आप इस फिलॉसफी को अपने जीवन में कैसे पाते हैं? ये एक अटूट रिश्ता है ईश्वर के साथ संगीत का। कहते हैं ना कि स्वर है और उसमें ई की मात्रा जोड़ दीजिए तो ईश्वर हो जाता है। तो अब ये तो शिव जी के डमरू से निकला हुआ हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं, तो ये तो कनेक्टेड है ही। और हम तो बहुत बार आपको बताएं, इस साज से कुछ ऐसा रिश्ता है, हम इसको कहते भी हैं कि हम इससे रोज बात करते हैं और ये हमारी सुनता है। कहने का मतलब है कि हम जिस मूड में होते हैं, जो भी कलाकार, तो एक अवस्था आपके जीवन में ऐसी आती है कि आप उस दिन जैसा सोच विचार कर रहे हैं, ये आपसे वैसा बर्ताव करने लगता है। बहुत सुंदर। हाँ वाकई, मतलब ये जीवंत है, ये जीवन है। ये मेरे लिए एक साज कम है, ये जीवन दर्शन है। पूरा जीवन है मैं इसमें। ये ब्रह्मांड है, 2 साज हैं, लेकिन इसमें सब कुछ है, सब है। अच्छा चलिए, ये क्योंकि तबला रखा है तो शुरुआत में सबकी अपेक्षा यही होगी कि कुछ आपकी उंगलियां भी थिरक जाएं। जैसे भगवान शिव को आप याद कर रहे हो, आपने जी। डमरू का जैसे जिक्र किया है, और जी। बिल्कुल ठीक बात है कि हम किसी भी वाद्य यंत्र को, खासतौर पर तबले से मिलते जुलते किसी वाद्य यंत्र को देखते हैं तो हमें डमरू ही याद आता है, उसकी ध्वनि याद। शिव जी को कैसे याद करते हैं जब आपके साथ तबला होता है तो? ओह और बाबा विश्वनाथ के आप बनारस घराने से हैं तो उनसे जी, आपका और गहरा कनेक्शन है। अरे सब उन्हीं की कृपा है, बाबा विश्वनाथ की कृपा है, सब उसी मिट्टी का असर है। हमारा सौभाग्य है, देखिए तबले में 6 घराने हैं, सभी पूजनीय हैं, मैं सबके लिए सर झुकाता हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि हम बनारस की मिट्टी से जुड़े, वहाँ का जो भी मेरी अंजलि में समा पाया, थोड़ा सा प्रसाद मिला है, और यही हमारी उपलब्धि है कि उस मिट्टी से जुड़े हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक, आपने शिव जी का जिक्र किया, जी, जी। तो गुरु जी अक्सर बजाते थे, वैसा तो बज नहीं सकता है, फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए और सुनने वाले सभी दर्शकों के भी हुए होंगे। हालांकि मुझे सौभाग्य मिल रहा है कि मैं इतने नज़दीक से मैं उसको फील कर पा रहा था। क्या था ये, इसको कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करिए। देखिए ये जो बजा, इसको बनारस के तबले के टर्मिनोलॉजी में इसको बांट कहते हैं, और ये डमरू जैसे शिव जी का है, उसका विचार करते हुए गुरु जी ने इसकी एक वाणी रखी, और उसका जो डेवलपमेंट हुआ, वैसे अभी कोई साज होता नगमे के लिए तो हम इसको तालबद्ध वैसे करके आपको सुना पाते, तो शायद आपको ज़्यादा नहीं, मैं उसको महसूस कर पा रहा था। बिल्कुल, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, बहुत ही अज्ञानी हूँ इस मामले में, लेकिन मैं उसको पूरा महसूस कर पा रहा था। लेकिन हमने अपने गुरु को स्मरण करते हुए उस बाँट को आपके सामने रखा और उसको खुले हाथ से बजा रहे थे। अब देखिए
ये एक अलग निकास है साउंड प्रोडक्शन, लेकिन डमरू तो शिव जी का है। तो ऐसा ये चलता है, और जब ये पूरा बन के आता है ना, तो एक ऐसी अनुभूति होती है कि लगता है कि बाबा विश्वनाथ की पूजा हो गई। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे कि साक्षात ही आपको अनुभूत होने लगे, वो कि महसूस होने लगे। ये संगीत की शक्ति है। अब ये बताइए कि ये आपको तो घर में आपने आंखें खोली होंगी और आपको तबला बजता हुआ मिला होगा, क्योंकि पिताजी खुद इतने बड़े पंडित रहे और इतने अच्छे उन्होंने तबला सीखा भी। तो थोड़ा सा बताएं अपने जीवन के शुरुआती दिनों के बारे में, कब से आपकी शिक्षा दीक्षा, कैसे गुरुओं का मिलने की सिलसिला शुरू हुआ, वो थोड़ा सा बताएं। जमशेदपुर से हम हैं। उन दिनों जमशेदपुर बिहार में हुआ करता था। मूल रूप से हम लोग बिहार निवासी हैं, और मुझे बिहार से जुड़ने का सौभाग्य है। हमारा जन्म हुआ और हमारे परिवार, हमारा सब कुछ बिहार से है। अब वो झारखंड में आ गया, जमशेदपुर। बहरहाल हमारे घर में जो माहौल मिला हमको, जिस सांगीतिक परिवेश में हमारा पालन पोषण हुआ, हमारे घर में बहुत से बड़े बड़े कलाकारों को हम रोज आते जाते करीब देखते थे, बाबूजी की वजह से, पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी उस समय के बहुत हाईली क्वालिफाइड, हमारे घर में विद्या को बहुत प्राथमिकता है, पढ़ाई लिखाई। पिताजी अक्सर एक बात कहा करते थे कि बेटा, शिक्षित कलाकार कि आप ये तो बजाइए, कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षित हो जाइए, तो उसका एक दर्जा बदल जाता है। फॉर्मल शिक्षा पर भी उतना ही जोर जी देना जी चाहिए। जी जी। और हमारे घर में ये, हम सभी भाई बहन को, हम 6 भाई बहन हैं, ये कंपल्सन था एक तरीके से कि मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी ग्रेजुएशन। तो ये घर का माहौल रहा, और कलाकारों का इतना आना जाना था हमारे घर में। हमको मतलब बहुत छोटे से थे तो हमारे घर में हमने पंडित शामता प्रसाद जी को, पंडित किशन महाराज जी को, पंडित बुलबुल महाराज जी को, पंडित सियाराम तिवारी जी, हम किसका किसका नाम ले, ऐसे ऐसे विभूतियाँ जब थोड़े बड़े हुए तब समझ में आया कि ये तो हमारे घर आते थे। तो उस माहौल में हम पले बढ़े, और इन्हीं लोगों के चरणों का प्रताप हमारे घर में आया कि हम इस तरफ कब आ गए हमको पता नहीं। पिताजी की परंपरा को 6 भाई बहनों में, अब 6 बच्चों में आप ही ने आगे बढ़ाया? हमारे घर में सभी इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा। सभी। लेकिन प्रोफेशनली आप कह सकते हैं कि आई एम ब्लेस्ड कि हम ही इस प्रोफेशन को लेके, तो सबने, हमारे भाई बहन जितने भी हैं, सीखा सबने। सबने हमको आज भी उतना ही सहयोग करते हैं, उतना ही प्यार और आशीर्वाद देते हैं कि एक भाई हमारा संगीत की सेवा में है। कितने, आप किस नंबर पर हैं इन 6 भाई बहनों? हम 3 भाई 3 बहन हैं। 3 भाइयों में हम तीसरे नंबर पे हैं, तो हमारे तीसरे नंबर का मतलब तिहाई है। तबले पे आ जाइए। तिहाई, मैंने तिहाई पहली बार बिरजू महाराज जी से सुना था, उनके जी, साथ जी, ऐसी जी। बात करते हुए सुना था। तो वो चिड़िया का बच्चा दाना लेकर जाता जी, है, जी, उसको बड़े जी। खूबसूरती से वो अरे, सुनाते क्या थे। बात। थोड़ा ये तिहाई समझाइए आप, क्योंकि तिहाई जो है वो हम जैसे अज्ञानी जो है, सुनना जिनको पसंद होता है, लेकिन तबले के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती। क्या होती है तिहाई, थोड़ा सा बताइए। तिहाई तबले की, इसमें यदि देखा जाए, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन तिहाई जैसे तबले में कायदा बजता है, कोई भी चीज़ हो, टुकड़ा हो, परन हो, रेला है, जो इसकी टर्मिनोलॉजी है, जो इसके मूल विषय हैं, उसका समापन किसी तिहाई से ही होगा। और तिहाई जो है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, खासकर ताल पक्ष में, रिदमिक इसमें, दैट इज द क्लाइमेक्स पॉइंट। क्योंकि आम आदमी को शायद बीच का वो जो कोई कायदा का पलटा कितना क्लिष्ट हुआ, शायद वो नहीं रिलेट कर पाए, लेकिन वो तिहाई 3 बार बज के, हाँ ये आया सम पे जी। तो किसी एक ही फ्रेज को 3 बार एक सर्टेन पॉज के साथ बजा के जब आप सम पे आते हैं, हमारे संगीत में सम का बहुत बड़ा महत्व है। सम यानी समर्पण, हम उसको ऐसे देखते हैं कि आपकी कोई भी बंदिश है, कोई भी तिहाई है, कायदा है,
वो सम पे आप आते कैसे हैं, उसका आमद कैसा हो रहा है, वही आपका क्लाइमेक्स होता है और वही लोगों तक पहुंचता है। जैसे एक करके दिखा दीजिए आप दर्शक। अच्छा, अब मान लीजिए तबले में उठान बजता है बनारस में, उठान के विषय में भी थोड़ा सा कह लें। उठना, श्री गणेश करना, प्रारंभ करना, और पंडित किशन महाराज जी, हमारे गुरुजी पंडित जगदीश शंकर मिश्र जी, इनके विचारों में जो सुना तो उठान जो है ताल का एक तरीके से आह्वान करना होता है। पूजा के पहले हम लोग आह्वान करते हैं ना देवी देवताओं का, तो ताल का आह्वान होता है। तो हम आपको उठान में कैसे कैसे फ्रेजेस जुड़ते हैं और तिहाई से उसकी एंडिंग कैसे होती है। नगमा होता तो शायद हम आपको ज़्यादा, लेकिन खैर हम कोशिश करते हैं। समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ कैसा रिश्ता रहा आपका? साहब हम लोग क्या बताएं, यही लगता है कि हमने उनका दर्शन किया, उनको देखा, उनसे थोड़ी सी पहचान हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे कलाकार तो सदियों में कभी एक बार आते हैं। वो किसी एक विशिष्ट घराने तक के सीमित नहीं थे। तबला और ये जो विभूतियाँ हैं, पंडित किशन महाराज हों, पंडित शामता प्रसाद जी हों, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब हों, ये सब उसके पर्याय बन गए। तो बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ी। हम तो बहुत बड़े मुरीद हैं। मुझे सौभाग्य मिला कि हम एक दो जगह बजा रहे थे और जाकिर भाई विंग में बैठ के तबला सुन रहे थे। क्या बात है। तो ये उनकी महानता है, उनका बड़प्पन क्या है। बोले फिर आकर? आप यही तो यादें हैं, ये दर्द हो जाएंगे अभी जो बातचीत हो रही है। मैं बम्बई में बजा रहा था पंडित बिरजू महाराज जी के साथ जी। और वो किस्सा मैं कभी भूल नहीं सकता। पंडित बिरजू महाराज जी कथक के एक पर्याय, उन्होंने कहा था फ़ोन पर कि भैया फलाना फलाना तारीख आओ। तो हमने कहा जी आओ। तब बम्बई में प्रोग्राम है, बस इतना ही, हम लोग फलां फलां होटल में रुकेंगे। शाम को जब गाड़ी से चलने लगे, एक ही होटल में थे हम लोग, तो ऐसे ही बातचीत में वो गाड़ी में कह रहे हैं कि पहले सोलो बजेगा। तो हमारे कान खड़े हुए कि सोलो किसका है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का है। हमने कहा महाराज जी आपने पहले बताया कुछ नहीं। नहीं नहीं, उनका सोलो है और फिर हम करेंगे, हमारे साथ आप बजा रहे हैं। तो एक खुशी भी कि हमको आज उसी मंच पे बैठना है, और एक घबराहट भी, एक रेस्पेक्ट भी, सब कुछ। खैर आए, वो तो अद्वितीय कलाकार थे, बहुत ही लाजवाब बजा के। लेकिन बिरजू महाराज जी उनसे बड़े थे। जब महाराज जी मंच पे आए तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन साहब से गए मिलने और उनका आशीर्वाद लेके हम बैठे। वो कहते मैं आपके पीछे ही बैठूंगा विंग में। ये वाकई जो भी लोग उस प्रोग्राम में थे, वो बड़ा अजीब किस्सा हुआ था। तो मेरे लिए भैया ये हो गया कि सामने कथक सम्राट हैं जिनको हमको देखकर संगत करना है, और वो कभी सेटिंग नाचते नहीं थे, सब ऊपर जंग, हाँ जो uनको लग रहा है, और पीछे तबले के इतने बड़े उस्ताद बैठे हैं। तो इधर भी खतरा है, पीछे भी खतरा है।
लेकिन वो इन लोगों ने ही और गुरु के आशीर्वाद से वो प्रोग्राम कुछ ऐसा कामयाब हो गया कि ख़त्म होते ही जाकिर भाई ने गले लगाया और बहुत दिल से आशीर्वाद दिए। हम तो पैर छुए, लेकिन उनकी एक विनम्रता थी कि वो कभी किसी को पैर नहीं छूने देते थे, वो गले लगाते थे। तो उन्होंने गले लगा के और बहुत आशीष दिया, मैं आशीर्वाद बिल्कुल दिया। ऐसा लग रहा था आप इतने भावनात्मक रूप से इस बात को बता रहे थे कि मैं चला गया वहां पे, वो तस्वीर बिल्कुल मेरे सामने आ गई। और यही तो है ना, देखिए किस्सा कितना जरूरी था, ये अच्छा हुआ निकला है किस्सा। आपने सम शब्द का इस्तेमाल किया था जी। और मुझे आपकी एक लाइन बहुत पसंद है, वो आपने किसी इंटरव्यू में कही भी है। आपने ये कहा था कि पहले गुरु शिष्य परंपरा में संवेदना होती थी, अब ये सम निकल गया है तो वेदना ही रह गई है। ठीक कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा, अच्छा अभी आपके भी शिष्य होंगे, जी जी। कैसे डिफरेंस देखते हैं आपकी गुरु शिष्य परंपरा और आज आप जब गुरु की भूमिका में है तो आपकी गुरु शिष्य परंपरा? नहीं देखिए, हम गुरु तो नहीं हैं, हम साझा करते हैं, हम अपने को इस लायक तो नहीं है। गुरु तो वो लोग थे टीचर बोल रहे, टीचर और गुरु का जो फर्क है। नहीं, वो भी सही नहीं है। हम अपने गुरु से जो हमको विद्या मिली वो हम पास ऑन कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। बहरहाल, जो आपने शिष्य वाली बात पूछी, आज प्रतिभा की कमी नहीं है प्रवीण जी। प्रतिभाएं तो ऐसी ऐसी हैं कि आपको विस्मृत कर देती हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन उसको एक स्वरूप में ढालना, वो पेशेंस वाली जब बात आती है ना, आज मंच की होड़ लग गई है इस जनरेशन में कि हमको अपॉर्चुनिटीज़, हम थोड़े से नसीबवान हैं कि मेरे पास जो लड़के हैं अच्छा बजा रहे हैं। पंडित जी, सुधी साजिंदों का होना, सुधी कलाकारों का होना, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिहाज से एक और चीज़ पाता हूँ कि सुधी श्रोताओं का होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी और लोग जो हैं वो बहुत सेगमेंटाइज हो गए हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि क्लासिकल के जो कार्यक्रम होंगे वो किसी एक जगह पर होंगे, कॉन्सर्ट होंगे, उसका एक तौर तरीका बन गया है। फिर उसमें सुनने वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत ऐसे श्रोता होते हैं जिनको आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा भी माना जाता है, लेकिन वो सेगमेंट बड़ा छोटा होता चला जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आपका, क्योंकि आपने पहले बड़े अपने गुरुओं को, उस्तादों को देखा है, आज अपना दौर देख रहे हैं, आने वाले दौर के बारे में भी आप निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सोचते हैं। जी जी। आपने जो मंच की जो बात की ना, पहले जो होता था कार्यक्रम और अब जो इन दिनों होता है, तो मंच की संख्या तो बढ़ गई, मंच की संख्या बढ़ गई। आज जितने बड़े बड़े, अब तो क्लासिकल प्रोग्राम का एक इवेंट ऐसा हो जाता है कि जिसकी हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे। और बड़े बड़े संगीत सम्मेलन में, पूना में जैसे सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव होता है, आपको क्या बतावें, करीब करीब 20,000 25,000 क्राउड पिन ड्रॉप साइलेंट सुनता है, पिन ड्रॉप साइलेंट। पंडित भीमसेन जी, भारत रत्न, वो सुबह के समय में बैठते थे, अंतिम दिन और समापन उनसे होता था। और वो कभी कभी सुबह का 5 बज जाता था, तब ओवरनाइट कॉन्सर्ट होते थे। 5 बजे बैठे हैं, 6 बजे बैठे हैं, 7 बजे बैठ रहे हैं, लोग तब तक खड़े हैं, बैठे हैं जहाँ भी, और पिन ड्रॉप साइलेंट है सुबह के 9 बजे 10 बजे तक, पंडित जी जब तक गा रहे हैं। इससे अच्छा उदाहरण हम क्या बतावें। बिल्कुल ठीक है। अभी अभी हम हरवल्लभ संगीत सम्मेलन गए थे, ऐसा बेहतरीन लोग सुनते हैं। आप बनारस का देखिए, संकट मोचन संगीत समारोह, कैसे भीड़ उमड़ती है और इतने सुधी श्रोता है ना। वहाँ एक दाद देने की अपनी एक वहाँ का विचार है, तरीका है कि आपकी कोई बात अच्छी लगी, गाना हो, तबला हो, कुछ भी, तो हर हर महादेव, भैया वो इतना ऐसा हो जाता है ना कि आज जो भी है सब यहाँ निकाल के रख दो। तो ये शास्त्रीय संगीत का मंच, ये सुधी श्रोता बने हुए हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है जी। और ये गुरु शिष्य परंपरा पर जो आप बता रहे थे, इसमें ये भी है कि आपका जो दौर था उसमें फॉर्मल से ज्यादा क्या बहुत ज्यादा समय गुरुओं के साथ बिताना पड़ता था कि जब उनके दिमाग में कुछ आ जाए वो तब आपको? देखिए, हमको तो याद नहीं है कि हम अपने गुरुजी से कभी किसी भी बात में उनकी आंख की तरफ हमने देखा भी हो, ऐसा हो नहीं सकता है। वो कुछ भी पूछते थे, कुछ भी कह रहे हैं तो उनका सिर्फ हम पैर देखते रहते थे।
तो वो जो लिहाज है ना, वो जो रेस्पेक्ट है, वो दौर वो था। तब पूछना तो बहुत दूर की बात थी कि हमको ये चीज़ आप सिखला दीजिए, वो उनकी तबीयत पे है। आज थोड़ा सा समय बदल गया है। आज स्टूडेंट्स इतने फ्री हैं, शिष्य, कि हमको फलाना गत चाहिए, हमारा कोर्स में सिलेबस कंप्लीट करवाइए। तो ये दौर का फ़र्क है। लेकिन ठीक है, एंथुजियाज्म भी है इसके पीछे, वो क्यूरियोसिटी भी है, वो जानना चाहते हैं, तो वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा दौर है। अब ये बताइए मुझे कि आज तबले को लेकर जैसे मैं देखता हूँ कि हर फील्ड में काम हो रहा है, पर तबला एक ऐसी काम की चीज़ है कि कोई कथक की जी। संगत में हो, कोई क्लासिकल गा रहा हो तो संगत हो, कोई और वाद्य बजा रहा हो उसमें संगत चाहिए हो, तबला हर जगह जरूरी है। ये जैसे खाने में नमक होता है ना। बस आप तो मुंह की बात छीन लिए। यही तो हम कहने जा रहे थे कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, नमक तो चाहिए। तो तबले की इतनी अहमियत है, तबले को लेकर शिक्षा दीक्षा आज के दौर में कैसी चल रही है, वो थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालिए और संभावनाएं भी बताइए। जी जी, इस पे हमने 2 पंक्तियां हम अक्सर कहते हैं कि अनेक दुविधा में एक सुविधा, अनेक दुविधा में एक सुविधा और अनेकता में एकता। तो ये तबला है, यही विधाता है ना। तबले को हम ऐसा ही संपूर्ण वाद्य है। और जैसा आपने कह ही दिया कि चाहे कथक हो, चाहे सितार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या गाना हो, तबला चाहिए, तबला चाहिए। और तबला वादक किस कैलिबर का है, तो वो आपके कार्यक्रम को इन्हांस कर देता है और वो कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। तो इसीलिए इसमें संभावनाएं तो बहुत हैं, और ये संवेदना से भरा हुआ है तबला। तबले में भी संवेदना है इस साज में। ये जो एक्सप्रेस करता है ना, हमने तो बहुत बार ऐसे ऐसे तबला सुने कि आंख में पानी आ गया कि ऐसा भी तबला बोल सकता है। अपने गुरु जी का कुछ कुछ ऐसा संगत हमने सुना कि लगता था कि ये तबला इतना खूबसूरत। पंडित श्यामता प्रसाद जी का बायां सुन के आंख में पानी आ जाता था। तो इस संवेदना तो है इसमें। तो हम कोशिश करते हैं, और बाबा विश्वनाथ से रोज ये भिक्षा मांगते हैं रियाज करते समय, एक दिन हमसे भी ये बच जाए। क्या बात है, इतना बजाने के बाद आज भी ये मॉडेस्टी है आपकी। अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा ये विषय छेड़ दिया, मैं इस पर आना भी चाह रहा था कि हम देखते हैं आजकल तो वायरल वीडियोस का जमाना है। जी। तो पंडित कृष्ण महाराज जी के बहुत पुराने वीडियोस भी वायरल होते हैं, उसमें तबला कैसे बोल सकता है वो इसको करके भी दिखाते हैं। और आपके तो खैर गुरुजी रहे हैं, तो आपने उनको देखकर भी सीखा, कुछ उन्होंने बताकर भी सिखाया होगा, और देखकर आपने ज्यादा सीखा होगा निश्चित तौर पर। तो क्या वो आप अपने भीतर ला पाए वैसी कुछ विधाएं या वो कुछ ट्रिक सीख पाया? देखिए, बनारस घराने की मौलिक विशेषताओं में एक है स्तुति परन बजाना। हम लोग जो भी साज हैं, ये तो देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। चाहे कृष्ण जी हैं तो बांसुरी है, माँ सरस्वती हैं, गणेश जी हैं, मृदंग है, शिव जी तो डमरू हैं। ऐसे सभी देवी देवताओं के पास है, तो क्यों नहीं उनकी स्तुति तबले से भी की जाए। और ये बनारस की मूल विशेषताओं में से एक है। और गुरुजी तो इसके अद्वितीय कलाकार थे, क्योंकि वो साहित्य, तबले में साहित्य, ये बनारस की एक मुख्य विशेषता है। बहरहाल आप शायद वीडियो वायरल जो हुआ गणा नाम हाँ, हम समझ गए थे, वैसा तो बज नहीं सकता है, वो तो एक्सेप्शनल रहा। लेकिन इस तरह के बहुत से परन और भी हैं, तो उसमें से हम एक आपको पहले पढ़ के सुनाते हैं दर्शकों को, ठीक, और फिर उसका निकास देखिए तबले में वैसा ही हो रहा है क्या। एक इस समय जो याद आ रहा है, एक बिजली परन है, तो उसके बोल हैं कि तड़ित तड़ तड़। तड़ित यानी बिजली, तो बिजली क्या है, वो तड़ तड़, और ये सब तबले के शब्द भी हैं। तो साहित्य और तबला कितना नज़दीक का साज है, देखिए। वही तबले में संभावना, साहित्य ढूंढना। तो तड़ित तड़ तड़,
तो धेतेटे घेगे तेटे ये बादल का गरजना है। शब्द का रखाव देखिए कि तड़ित तड़ तड़ धेतेटे घेगे तेटे, तो क्या हुआ, बिजली कड़की। धागन क्रांतुना कतेटता घघरात बिज्जू घटान। अब ये बजेगा कैसे देखिए, तड़ित तड़ तड़ तड़ित तड़ तड़ धेतेटे घेगे तेटे धागन क्रांतुना कतिटा घघरात बिज्जू घटान। तगेगे नाना धा तगेगे नाना धा तगड़ तक दिंगड़ धा तगेगे नाना धा तगेगे नाना धा धा। तो ऐसे पूरा बोल बच सकता है कि ताड़ ताड़ ताड़। तो ये बिजली परन। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, फ्यूजन का भी बड़ा जमाना रहा है। जी जी जी। तो कुछ फ्यूजन भी आपने किए या कोई ऐसा अवसर फ्यूजन मिला? का भी हमको आया प्रोग्राम और हमने बजाए और बहुत कुछ सीखा। वो भी एक आजकल बहुत सारा प्रयोग होता रहता है। तो मुझे सौभाग्य मिला कि साउथ इंडियन मृदंगिस्ट के साथ बैठ के, जिसको हम लोग जुगलबंदी कहते हैं, लेकिन वो फ्यूजन ऐसा हुआ कि कोई सेटिंग और ये सब हमने नहीं बजाया था। वो अपनी बात, हम अपनी बात, लेकिन वो मिलकर एक म्यूजिक ऐसा हो रहा था, नई चीज क्रिएट हो गई। क्या बात है, हम कह नहीं सकते, बहुत अच्छी बात है। और ये सब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल के फ्यूजन को आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। देखिए, हमारे यहाँ की जो मुख्य विशेषता है ना, ताल पक्ष में बोला जाए तो हमारे यहाँ ताल है, लय प्रधान संगीत तो है, संगीत है तो लय होगा, लेकिन हमारे संगीत में ताल भी है। इसीलिए हमारे यहाँ तीन ताल, झप ताल और बहुत सारे हैं, मात्राओं का संयोग होता है। उनके यहाँ बीट्स हैं, तो हमारे यहाँ ताल में ठेका होता है कि धीना धी धीना तीना धी धीना। ये जब कहेंगे तभी हम इसको कहेंगे झप ताल है, नहीं तो जब तक ये नहीं बजेगा। उनके यहाँ ये नहीं है, उनके यहाँ बीट्स हैं, वो 10 मात्रा बजाएंगे बीट, लेकिन वो ठेका नहीं है। उस में लेके चले जाएंगे जी, वो 10 मात्रे में एक छंद बना के वैसे चलेंगे और फिर उसका रिदमिक पैटर्न बनाएंगे, उस पे काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसके साथ एक अलग स्वरूप निकल के आता है। मैं उसको वैसे समझूं कि जैसे आमतौर पर भजन मंडली में ढोलक बजाना शुरू हो जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा आपको ताल का ध्यान नहीं, बस ये कि हाँ सेट हो रहा है मामला, यहाँ पर चल रहा है उसके शब्दों के साथ में, हाँ, तो वो चलता चला। लेकिन जब तबला होता है तो एकदम छोटी छोटी चीजें मैं बारीकी देख रहा था कि आप एक एक शब्द को कैसे तबले से जोड़कर चला रहे हैं। जी 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 जी। तबला जो है ये, इसको कॉम्प्लिकेटेड कहना से ज्यादा बहुत ज्यादा रियाज मांगता है आपसे। बहुत, ये जो साज है ना, ये बहुत बड़ा साज है, ये बहुत रियाज खोजता है। और आप इसके साथ, हम तो कहते हैं भैया कि जैसे छोटा बच्चा होता है घर में, जब वो बोल नहीं पाता है तो आप उससे रोज बात करते हैं, वो कुछ आपको आंसर नहीं करता है, पापा बोलो, मम्मी बोलो, ये बोलो, ऐसा आप रोज करते 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 7 महीने 8 महीने के बाद एक दौर आता है जब वो पहली बार माँ बोल देता है, पापा बोलता है। तो वैसे ही जब इससे आप रोज जुड़ेंगे, रोज बात करेंगे, तब कभी ये आपसे बात करेगा। मेरा प्रश्न दरअसल मैं इसी पर लाना चाह रहा था कि आज भी रियाज में समय आपको वैसा देना पड़ता है? जी जी, अब तो ज्यादा, अब तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ये क्यों होता है। मतलब आप इतना बजा रहे हो, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ बजा रहे हो, तो इससे तो ये हो जाता है कि अब तो तैयार हो गए हैं, ऐसा कोई मनोभाव नहीं बनता? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। म्यूजिक में आपको रोज सरेंडर होना पड़ता है और रोज ये करने की चीज है। ये नहीं कि आज हमने 10 घंटा कर लिया, अब 10 दिन नहीं करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं। ये रोज करने की चीज है, रोज की पूजा है। आपको एक छोटा सा किस्सा हम यदि आप, खाना नहीं मिला था वो वाला किस्सा सुना रहे हैं क्या? आपको पता है? बताए बताए, दर्शकों को पता है। महाराष्ट्र में एक कल्चर है दिवाली पहाट जी। तो दिवाली की सुबह में प्रोग्राम होते हैं, तो हम पूना में पद्म भूषण पंडित राजन साजन जी के साथ बजा रहे थे
और पंडित जी का प्रोग्राम सुबह 5:30 बजे का था। 5:30-6 बजे शुरू हुआ, 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म हुआ। उसी दिन शाम को हमको पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के साथ बम्बई में बजाना था। हम गए, सेल्फ ड्राइव, पूना बम्बई 3 घंटे का रास्ता, और डायरेक्ट स्टेज पे, क्योंकि वो ट्रैफिक और ये सब करके। मैं उसी पे आने वाला था, 3 घंटे का है अगर ट्रैफिक ठीक ठाक हो तो। हाँ लेकिन खैर, अब वो तो धाकड़ प्रोग्राम हो गया गुरु के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से। फिर दूसरे दिन मुझे सुबह पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के साथ बजाना था पूना में। तो प्रोग्राम ख़त्म हुआ 10 बजे 11 बजे, फिर खाना वाना खा के फिर ड्राइविंग। नींद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आ गए फिर सीधे मंच पे पंडित जी के साथ। फिर उसी दिन शाम को हम पंडिता गिरजा देवी जी के साथ मुंबई में। वो ऐसा था कि हम 2-3 दिन सुबह शाम बजा रहे थे। तीसरे दिन सुबह हम पूना में बजाए पंडित राम नारायण जी के साथ, और फिर घर आ गए कि अब 11 बजे के आसपास घर आए। तो हमारे घर में एक परंपरा, एक कह लीजिए अनुशासन, कि माँ बाबूजी और हम और हमारी बिटिया, हम लोग सब एक साथ ही बैठ के टेबल पे खाना खाते हैं। कहते हैं ना, माँ कहती थी अक्सर कि 3 पीढ़ियाँ जब एक साथ बैठ के खाना खाती है ना, तो वास्तु में सब कुछ अच्छा ही होता है। बहुत सुंदर आपकी ये फिलॉसफी है। मैं तो कहता हूँ कि इसको सुनकर आजमाना चाहिए लोगों को कभी, कि 3 पीढ़ी जब एक साथ बैठ के अन्न ग्रहण करे तो उससे सुंदर वास्तु कुछ नहीं होता है। खैर, ये आशीर्वाद उनका। तो हम बैठे, और जैसे वो रोटी परोसने लगी हमारी वाइफ, तो हमारी थाली में रोटी रखते ही बाबूजी ने कहा कि इसकी थाली से रोटी उठा लो। अब हम तो उनका चेहरा देखने लगे, कुछ गलती हो गई, कुछ गलती हो गई, क्या हुआ। माँ भी कह रही कि क्या हो गया, 3 दिन से वो सुबह शाम बजा रहा है, ये है वो है। नहीं, हम उसी पे कह रहे हैं, ये सब ठीक है, बजा रहा है और बहुत बड़े बड़े सब हैं, सब ठीक है। खुद का रियाज हुआ क्या आज का? तो इसने आज का रियाज नहीं किया, इसलिए इसका इस रोटी पे हक नहीं है। और हम उठ गए। क्या अनुशासन है जी, यही तो सीखा। कितना समय देते हैं आप रियाज में फिर, मतलब रोज? आज भी करीब करीब 5 से 6 घंटे रियाज में देते हैं? अपना व्यक्तिगत करते हैं। 4 घंटा, 4.5 घंटा, जितना समय रहते हैं ना, लगता है कि बस इससे हैप्पीएस्ट मोमेंट कुछ हो ही नहीं सकता। एक दिमाग के जाले भी साफ होते हैं जब आप जैसे कलाकारों से बात होती। मतलब बहुत से लोग आपको जो सुन रहे होंगे वो सोचते होंगे अरे वाह, तबला बजाना एक बार सीख लिया, आप बजाते रहो, पूरी जिंदगी बज रहा है। नहीं। लेकिन आप कितना समय दे, कोई भी प्रोफेशन में रहने वाला आदमी जिस चीज को सीख लेता है उसको सीखे हुए का रियाज, और वो भी आपके जैसा पंडित और उस्ताद होने के बाद में 5 घंटे का समय दे रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको बताएं, ये साज जो हम कह रहे थे आपसे, इतना बड़ा साज है कि आप भले उस चीज को आप पिछले 20 साल से बजा रहे हो, लेकिन वो रोज नया नया रंग आपको दिखलाता है। तो ये साज बड़ा है ना, आप बड़े नहीं है। कुछ नया आपकी पकड़ में आया हो अभी हाल में? अरे भैया, रोज कुछ ना कुछ एक ऐसी कोई चीज जो आपको लगा हो कि अभी मुझे लगा कि ये थोड़ा इनोवेटिव है, या ये एक नई चीज मुझे समझ में आई हाल के दिनों में? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे अब एक बांट बजता है बनारस में, लेकिन उसमें उसको बनारस के सभी जितने भी बड़े बड़े कलाकार हुए तबले के, सभी लोग बजाए। उसमें से हम आपको कुछ एक चीज देखिए कि पंडित शामता प्रसाद जी, उनका एक अपना अलग रंग था जी। देखिए।
नहीं कर सकते हैं, फिर 5 घंटे रियाज करें, मैं सुन सकता हूँ 5 घंटे। ये अच्छा, ये भी एक बड़ी खूबसूरती है कि आप एक ऐसे काम में हैं जिसको आप एंजॉय भी कर रहे हैं, जो जी। काम जैसा काम नहीं है। क्या बिल्कुल। फील करते हैं आप जब बजाते हैं? तो मैंने देखा अभी आप एकदम एक दूसरी जगह चले बस गए, बस 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 ध्यान लग गया जैसे। बस 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 इससे अच्छा संगीत साथी कोई हो ही नहीं सकता है, किसी की जरूरत नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक में यही तो है कि रियाज में जब आप रमना सीख जाते हैं ना, आप जब रमते जाते हैं ना, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई दुख सुख कुछ नहीं, बस ये है आपके साथ, सब है, पूरा दुनिया आपके साथ है। इसके एक व्यावसायिक पहलू पे बड़ी देर से मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, मैं सोच रहा हूँ कहाँ फिट करूँ, अब अभी यही मौका है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमने देखा, जैसे हम एक बात कर रहे थे कि खाने में नमक की तरह है, और आपको हर जगह पर तबले की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम फिर उस्ताद जाकिर हुसैन हो, पंडित किशन महाराज जी हो, या अन्य कई लोग, इन्होंने सोलो परफॉर्मेंस, यानी तबला अपने आप में एक इंडिविजुअल परफॉर्मर भी है करके दिखाया। जी 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 जी। ये वाली जो श्रेणी है, इसको थोड़ा सा समझाइए कि तबला अपने आप में भी पूर्ण है। देखिए, आपने तो सब कह ही दिया। ये बहुत पहले से तबले के जितने भी मनीषी हुए, ऋषि मुनि हुए, हम तो ये सब देवताओं के नाम हैं। पंडित किशन महाराज हों, शामता प्रसाद हों, पंडित शारदा सहाय जी हों, पंडित अनोखे लाल जी हों, ये सब देवताओं के नाम हैं। सभी घराने में ऐसे लोग हैं। इन लोगों ने अपने अथक परिश्रम, इनके गुरुओं ने उनके पहले से बहुत अथक परिश्रम और चिंतन मनन करके इस साज को आज सेंट्रलाइज्ड कर दिया, और ये तबला अकेले में भी एक संपूर्ण वाद्य है। हालांकि इसकी उत्पत्ति का उद्देश्य जो है वो संगत है, ये संगत का वाद्य है जी। लेकिन ये इतना परिपूर्ण हो गया, इसमें इतना शोध हुआ कि ये बहुत पुराने समय से, और आज तो बड़े बड़े सम्मेलनों में तबला सोलो एक मुख्य आकर्षण रहता है, उसका क्राउड एक अलग से जाता है। आप उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की बात कर रहे हैं कि पूरे समारोह में यदि उस्ताद जाकिर हुसैन जी संगत कर रहे हैं तो भी देखिए भीड़ कैसी होती है, और यदि सोलो बजा रहे हैं और कुछ नहीं है आगे पीछे तो भी भीड़ देखिए, ऑडिटोरियम छोड़िए, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। ये तबले को इन लोगों ने वो दर्जा, वो मुकाम दिलवाया है। तो ये बहुत बड़े लोग हैं, पंडित अनोखे लाल जी, ये सब तबले के पर्यायी लोग हैं, ये लोग फिर नहीं होते। बट तबला बजाने का एक फायदा बहुत बड़ा है, हाँ? कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ संगत करने का अवसर मिल जाता है, जिनको शायद जिनके साथ में परफॉर्म करने का मौका किसी और को नहीं मिल पाता है। हाँ। यानी एक सिंगर को सिंगर के साथ में शायद ही परफॉर्म करने, कुछ लोगों की जुगलबंदी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर को, लेकिन आपको तो वैरायटी में मिलता है ये मौका। तो किस किस के साथ संगत करने का किस तरह से मौका मिला, वो भी थोड़ा सा बताओ, और जो कहना चाह रहे हैं वो भी कहें। साथ संगत ये जो है ना, इसको हम लोग बहुत जनरलाइज बोल देते हैं साथ संगत। असल में साथ अलग होता है। साथ आप गाने का देते हैं कि आप चलिए हम आपके साथ साथ हैं, क्लासिकल इसमें, और संगत होता है कथक के साथ कि हम आपके संग संग चल रहे हैं, आप ही के साथ हो गए। हाँ, आपके संग संग, क्योंकि वो कोई पढ़ेंगे जो भी कथक के कलाकार हैं तो हमको उसी समय उनके संग संग बजाना है, वो तो साथ गाने का होता है, और संगत इंस्ट्रूमेंट का होगा, कथक का होगा। बहरहाल साथ संगतकार की भूमिका जब अपने पे आती है तो वो एक अलग विधा है। आप शायद तबला सोलो अपने रियाज से, अपनी तालीम से, गुरु के पास आपको लंबा समय बीता, आपने रियाज किया तो आप तबला सोलो बजा लेंगे। संगतकार निपुण होना ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप गाने के साथ भी, आपको गायक भी उतना ही पसंद करे, कथक कलाकार भी आपको उतना ही पसंद करे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी लगे उसको कि जो हाँ ये मेरे साथ होने चाहिए। तो इतना हर एक विषय का हम लोगों को विचार करना पड़ता है। गाने में भी पंडित राजन साजन मिश्र जी की गायकी कैसी है, पंडिता गिरजा देवी जी की गायकी क्या है, पंडित जसराज जी कैसे हैं, तो हर एक का वही राग यदि है भी तो उसका वो अप्रोच बदला हुआ है, तो हमारे बजाने का भी अप्रोच बदल जाएगा। उतना स्टडी करना पड़ेगा, करना पड़ता है।
तो तबला वादक को तो सभी विधाओं की जानकारी रखनी पड़ती है। अपने अलावा मेरा सौभाग्य रहा कि हम मेहदी हसन खां साहब के साथ भी बजाए, मन्ना डे के साथ भी बजाए पूना में। तो अब वहाँ क्लासिकल वाली बात नहीं है, वहाँ आपको समय इतना सा मिला, तो आपके हाथ में वो सब चीज होनी चाहिए, तब आप एक निपुण संगतकार हो सकते हैं। अब कहाँ मेहदी हसन साहब, गुलाम अली, इधर मन्ना डे, ये सब हमने किया शुरुआत के दिनों में। मौके तो मिले, लेकिन उसको निभाना। ड्रीम संगत आपका कोई ऐसा सोचा हो कभी सीखते वक्त कि कभी इनके साथ में मैं शायद बजाने का और मिल गया हो? मिला ही है आपको तो, सबके साथ ही मिला, पर ड्रीम रहा हो और वो पूरा हुआ हो कभी? ये जितने भी हमने नाम लिए ना, पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित राजन साजन मिश्र जी, पंडित राम नारायण जी, गिरजा देवी जी, पंडित हरि प्रसाद जी, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर एन राजम हैं। हम बताएं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इन लोगों के साथ भी हमको कभी, ये सब तो गुरु तुल्य हैं, इन लोगों से हमने सीखा है, हम इनकी क्या संगत करेंगे। हमने हर एक से सीखा है। पंडित राजन भैया से हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हम ये स्क्रीन पे कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसे भी कहते हैं। उनसे तो हमने सिर्फ संगीत ही नहीं, एक जीवन यापन कैसा हो, बहुत बड़ा विचार। पंडित बिरजू महाराज जी से हमने सीखा है कि संगत उनको क्या एक्सपेक्टेड है, ये नहीं कि हम क्या कहना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, तो वो कैसा विचार करते हैं, तो हमने सीखा ये सब। गिरजा देवी जी से, जिनको हम लोग आपा कहते हैं, तो हम उनके साथ जब भी बजाए तो हम उनसे पूछते थे कि आपा आपके कैसन तबला पसंद हो, हमें बतावा, हम कोशिश करब। तो जो कहती थी उसको हम ग्रास्प करते थे, सीखते थे, और फिर उसको अपने अकेले में रियाज करके, और फिर जब कोई मौका आता था तो कहते थे तो बड़ा आशीर्वाद देती थी। तो ये तो सीखना हुआ। हम इन लोगों की क्या संगत करेंगे, हम बहुत छोटे हैं। हाल के दिनों में कुछ ऐसे कलाकार जो आपको लगता है बहुत उभरते हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आपको अच्छा लगता है उनके साथ बजाना? बहुत से हैं, जैसे बहुत से हैं। एक हमारे ही, अब हम उम्र हैं और उनके साथ बड़ा आनंद आता है हमको। हम उम्र हैं कथक में, जैसे पंडित राजेंद्र गंगानी हैं कथक में, और भी बनारस के बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, विशाल कृष्ण हैं, बहुत से कलाकार हैं। एक रवि प्रसाद माता प्रसाद जी हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। आपने इस दौर की बात की, क्योंकि हम उम्र अभी में तक हम जितने लोगों के नामों का जिक्र कर रहे हैं, मैंने सब जैसे बड़े आपको बताया कि मैंने उनको, मुझे भी सौभाग्य मिला, लेकिन एक वो दौर गुजर गया, उनकी यादें हैं, उनकी शिक्षा है, और उनके अब डिजिटल मीडिया का ये एक बहुत बड़ी सुविधा हो गई कि उनकी वो यादें हम देख भी पाते हैं, उनके कार्य को भी देख पाते हैं। वैसे ही गाने में, जैसे पंडित राजन मिश्र जी के सुपुत्र हैं दोनों, पंडित रितेश और पंडित रजनीश मिश्र, उन्हीं के शिष्य हैं कश्यप बंधु, प्रभाकर और दिवाकर कश्यप। तो ऐसे अनगिनत लोग हैं गाने में भी, जिनके साथ मुझे बहुत पसंद है, हम उम्र की। और जो बड़े हैं वो तो हैं, महाराष्ट्र में तो गायकी बहुत समृद्ध है। वहाँ पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी के सुपुत्र हैं, एक रघुनंदन जी हैं, तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे गायक लोग हैं, जयतीर्थ हैं। तो ये सब के साथ हमको बहुत आनंद आता है। देखिए कितना आपकी जिंदगी कितनी मजेदार है। आप हैं बनारस घराने के, बिहार में जब जमशेदपुर हुआ करता था तो वहाँ पर आपका बचपन जो है वो बीता। आप रहते पुणे में हैं, मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं, मराठी में बड़े अच्छे इंटरव्यूज होते हैं, क्योंकि आप मराठी तो खैर आप वहाँ पुणे में इतने सालों से रह रहे हैं, तो आपके अंदर बड़ा मिक्सचर है बहुत सारे कल्चर्स का। असल में हम आज़ाद हैं ना। हाँ, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था बड़ी देर से कि ये आज़ाद कैसे आपके नाम में आया, क्योंकि ये मुझे लगता है कि परिवार में इसीलिए नहीं, इसीलिए आप कहे ना अभी कि बिहार से हैं और बनारस बजाते हैं और रहते पूना में हैं, इसलिए आज़ाद है। तो आज़ाद हैं। और हम सभी कल्चर का बहुत हम सम्मान करते हैं, सीखते हैं, चाहे जो भी हो। ऐसे ही आप जो बात कर रहे थे ना हमारे जनरेशन में और ये सब, चाहे यंगर जनरेशन, तो हमारे जनरेशन में ही तेजेंद्र मजूमदार जी हैं, रोनू मजूमदार जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा, बहुत बड़े कलाकार हैं, ये सब लोग बहुत बड़े हैं। तो सबसे मित्रता है, भाईचारा है,
और बड़ा आनंद आता है। थोड़ा सा मुझे ये भी बताइए कि इंडियन क्लासिकल को लेकर इंटरनेशनल जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उनकी स्थिति क्या है, और क्या आपको भी अवसर मिलते हैं, आप भी जाते हैं या गए हैं? हम तो बहुत बार गए। जी, पिछले कहाँ गए और वो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। पिछले साल की एक आपको जो हमारा यूएस का टूर था उसके बारे में बताएं कि हम पिछले साल गए तब हमारे पास सिर्फ 4 से 5 कॉन्सर्ट थे, लेकिन गुरु की कृपा देखिए क्या होती है। पहला ही कॉन्सर्ट बजाए न्यूयॉर्क में और वो ख़त्म होने के बाद हमको वहाँ से दूसरे का ऑफर आया। ऐसे होते होते हम वहाँ पे 2.5 महीने सिर्फ तबला सोलो बजा रहे थे। क्या बात है। अब इससे बड़ा आशीर्वाद गुरु का और क्या होता है। और तबले के प्रति दीवानगी भी देखिए ना, और आप देखिए उसका कि consumption। इंटरनेशनली इस साज ने कहाँ ये स्थापित कर दिया है लोगों ने। वहाँ एक तबला फेस्टिवल होता है एलए में। अब सोचिए लॉस एंजलिस में फेस्टिवल ऑफ तबला, ये अपने वो नाम ही इतना इंस्पायरिंग है, इतना मोटिवेशनल है। हमारी वहाँ कोई पहचान नहीं थी, हम कभी वहाँ बजाए नहीं थे। गुरु की कृपा, उन लोगों का फ़ोन आया जब हम वहाँ थे कि आप अपना टिकट एक्सटेंड कीजिए और आपको इस फिनाले में आपसे होगा। तो ये क्या बोले, इंटरनेशनली ये तबला कहाँ है। तबला हम लोगों को लेके जाता है, हम लोग क्या बहुत छोटे हैं। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तबले की शिक्षा दीक्षा भी हो रही है। मेरे बड़े काम की है ये बातचीत, इसलिए है क्योंकि हमारे जैसे अज्ञानी लोग अब किसी आप जैसे पंडित के साथ बैठेंगे तो उनको 4 बातें पता होंगी और आगे बात कर सकते हैं। अब मुझे क्योंकि देखिए चर्चा का समय जो है समाप्ति की ओर आ गया, बात करते करते पता नहीं लगा। मुझे ये बताएं, अब कुछ फटाफट को एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि किन लोगों को आप याद करना चाहेंगे जिनका आपकी ज़िंदगी में बड़ा योगदान ही हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं, छोटे छोटे कई लोगों के योगदान होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जिनको आप आज भी याद करते हैं, रियाज के समय हो चाहे जब, कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज पंडित अरविंद कुमार आज़ाद जो हैं वो हैं। सबसे पहले तो हमारे पूजनीय माता पिता जी हैं जिन्होंने ये संस्कार दिया। घर में उस परिवेश में हम पले बढ़े, तो सबसे पहले तो हम जब भी तबला लेके बैठते हैं या कुछ भी ऐसी कुछ अच्छी बात, कुछ उपाधि हो, कुछ भी हो, तो जब भी कोई सम्मान मिलता है तो सबसे पहले आंखें भर आती हैं कि उन्होंने हमको इस मुकाम तक लाया। फिर हमारे गुरुजी हैं, जिन भी गुरुओं से हमने सीखा, वो पंडित जगदीश शंकर मिश्र जी हों, पंडित किशन महाराज जी हों, पंडित शामता प्रसाद जी हों, इसके अलावा जितने कलाकारों से हमने कहा कि सबसे हमने सीखा। हमारा परिवार का भी बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे भाई बहन, हमारी वाइफ, हमारी बिटिया। हम जब रियाज करते हैं ना, तो चाहे हमारे घर में कुछ भी हो, हमारे घर से कभी फ़ोन नहीं आता। हम अपने क्लास पे जाकर रियाज करते हैं तो हमारे घर से फ़ोन नहीं आएगा कि मालूम है कि वो रियाज में बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है कि नहीं, वो अभी अपनी पूजा में है। बहुत सारी अपेक्षाओं का समन करता है परिवार की, नहीं उनकी साधना जो है वो चलती है। हाँ, तो ये सब लोग का सहयोग है, इसीलिए हम ये कर पाते हैं। और इन सभी को हम धन्यवाद और अपना आभार और प्रणाम कहना चाहते हैं। और आपको भी कि आपने आज इतना कुछ हमसे कहलवा लिया। आपने पिताजी की परंपरा को आगे बढ़ाया, तो बिटिया या कोई और आपको लगता है कि आपकी इस परंपरा, क्योंकि आप 6 भाई बहन हैं, तो कोई और अगली पीढ़ी का इसको बढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है? देखिए, हमारे जहाँ तक परिवार में बात करें जी। तो हमको एक बिटिया है, एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर लाइक अनुष्का। उसका नाम अनुष्का है और वो पढ़ाई में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। हम जैसे बोले ब्लेस्ड हैं हम कि भगवान ने, माँ सरस्वती ने कृपा रखी है। जिस फील्ड में भी आपको कामयाबी मिले, ज़रूरी नहीं है कि म्यूज़िक है तभी सरस्वती है। तो बहुत अच्छा कर रही है पढ़ाई में। और हमको बहुत, रही बात हमारे जो बाकी भाई बहन हैं, तो प्रोफेशनली इसमें कोई नहीं है हम, लेकिन इन सभी की बदौलत ही हम हैं।
लेकिन ये यही सब, है कि हमारी वाइफ हो, हमारे भाई बहन हो, सब ने हमको सहयोग मैं किया इसको है। ऐसे देखता हूं कि आपके जो जितने गुरुओं का आपने नाम लिया, उनकी परंपरा को बढ़ाने के लिए आप जैसे शिष्य होते हैं, और वही असली जो है एक्चुअली विरासत को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये महत्व का है। मैं ये प्रार्थना करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप जिन लोगों को सिखा रहे हैं उनमें भी एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी बिल्कुल जो आने वाले बिल्कुल, समय में हमारे शिष्य बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपने उनके लिए इतनी मंगल कामना की। हम आप लोगों से यही चाहेंगे कि आप लोग उन सभी को आशीर्वाद रखिए उन पे, और यही लोग हमारा भविष्य हैं। आप इसी तरह सुंदर ये तबला वादन करते रहे, हम आपको सुनते रहे। आज जो बातचीत हुई है ये संक्षिप्त ही है, हालांकि काफी देर से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बातचीत संक्षिप्त रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आपके इस चैनल को, गुफ्तगू प्रोग्राम को, और आपके सभी जितने भी इसके पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, सबको हमारा विनम्र प्रणाम मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आपका खासकर प्रणाम आपको प्रवीण जी। तो पंडित अरविंद कुमार आजाद जी से एक बहुत ही शानदार शख्सियत से आज ये बातचीत रही। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से मुलाकात करेंगे। दीजिए इजाजत, आदाब।